सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी बायोलॉजी की पढ़ाई। आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, आज हम चैप्टर 7 का वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। और वन शॉट ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आपको पता है हमारा जो बायो का क्रैश कोर्स है पीसीएमबी का, डीएसएमएस टीम ने लॉन्च कर दिया है। उसमें बायो का क्रैश कोर्स हमारे बायो स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। जिन्होंने अब तक उसमें एनरोल नहीं किया वो एनरोल कर लीजिए। क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स प्रो प्लस है, ऐसे दो कोर्सेस है। ठीक है, प्रो प्लस में पिछले साल का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है। बाकी दोनों इसमें टीचिंग जो होगी, लाइव टीचिंग, वो बोर्ड एग्जाम के बाद चालू होगी। देखो, मैं आपकी फीलिंग को अभी समझता हूं। आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए चैप्टर नंबर 7 पे जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, और ये चैप्टर पे ऐसा वीडियो आ जाए जो मिनिमम 1 घंटा, कम से कम 20 मिनट, ठीक है, इतना मैं टाइम आपसे लूंगा मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 20 मिनट के आसपास ये आज का वीडियो होगा। इससे कम ही रखने का प्रयास करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूंगा कि प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन से कैसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कौन से पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। हर एक कंसेप्ट को आपके दिमाग के अंदर अगर नहीं बैठा दिया तो मेरा नाम भी सौरव सर नहीं। वो फीलिंग में समझता हूं क्योंकि टाइम कम है आपके पास, पढ़ना ज्यादा है, और बहुत सारे चैनल आप देख के आए हो। आपको पता है सभी पे हल्ला हल्ला बोल हो रहा है, बट वो वीडियोस देख के गड़बड़ी से और कुछ भी आपको गुमराह करने से कोई अर्थ नहीं है। हो सकता है 5 दिन एक वीडियो लेट हो, लेकिन ऐसा हो कि आपको मदद करे। तो उस लाइन पे और उस हिसाब से हमारा चैनल, हमारी डीएसएमएस टीम चलती है। थोड़ा लेट, बट ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते। और चैलेंज के साथ बोलता हूं, ऐसा वीडियो जो इस चैप्टर 7 को मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा लेक्चर मुझे बता देना आप यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। चलिए, तो प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन, जैसे कि चैप्टर 6 था हमारे प्लांट वाटर रिलेशन, हमारे क्लास 12 बायोलॉजी में 6 हमने पढ़ा। देखो, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9, और ये 7 नंबर का अब आज अपलोड होगा, और कल जो है वो चैप्टर 10 का अपलोड होगा। तो ऐसे 10 वन शॉट की प्लेलिस्ट जाइए आप, प्लेलिस्ट में, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएंगे 10 के 10 वन शॉट। ठीक है, तो जैसे चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट और वाटर की लव स्टोरी थी वो, वैसे ही यहां पर हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन। ये प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ के फेजेस कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ क्यों होती है, और प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के फेजेस, जैसे आपको पता है हमारे जीवन में हम हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे जीवन में अलग अलग फेजेस है। जैसे बचपन होता है ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार। उसके बाद जब हम जवान होते हैं और बुढ़ापा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या हुए हमारे फेजेस हुए। वैसे ही प्लांट में भी जो ग्रोथ हो रही है उसमें अलग अलग फेजेस है। फेजेस यानी कि स्टेप्स है, वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। अगर आपको पूछा गया राइट अ नोट ऑन फेजेस ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी, तो 2 मार्क के लिए अगर सवाल आया तो 3 फेजेस लिखने पड़ेंगे। तीनों के तीनों फेजेस दिमाग में बिठा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। ठीक है, इधर देखो, ठीक है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा टीचर इधर है। तो फेज ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ हम किसके अंदर देख रहे हैं, ये प्लांट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा। अब इस प्लांट्स के अंदर 3 फेजेस में, 3 स्टेप्स में ग्रोथ होता है। पहला फेज होता है सेल डिवीजन का। इसमें सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं। और अगर एक सेल से 2 सेल हो रहे, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं या फिर उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, एक तो फेज ऑफ सेल डिवीजन एंड फेज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें तैयार हो रहा है, सेल डिवीजन होके तैयार हो रहा है। दैट्स व्हाई हम यहां पर उसको सेल, फेज ऑफ सेल डिवीजन या फिर फेज ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक दीवार है, इस दीवार में 10 ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12, टोटल 12 ब्लॉक है। ठीक है, इस दीवार में कितने ब्लॉक है, 12 ब्लॉक्स है। तो अगर इस दीवार को हमें बढ़ाना है तो ब्लॉक्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने यहां पर 24 ब्लॉक्स अगर कर दिए तो दीवार बढ़ जाएगी कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार से अगर हमारे बॉडी में जैसे ग्रोथ करनी है तो नंबर ऑफ सेल हमें बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे प्लांट के बॉडी में अगर ग्रोथ करनी है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले ही फेज होती है सेल डिवीजन की, तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, डिवीजन होगा, है ना। और हमेशा याद रखना, प्लांट के अंदर एक ऐसा टिश्यू होता है जो ऑलवेज तैयार होता है सेल डिवीजन के लिए, वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल के ग्रुप से बनता है। ये चीज याद रखनी है, जब सेल ग्रुप में आ जाती है वो टिश्यू फॉर्म करती है, राइट। तो इस तरीके से ये होगा आपका मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि माइटोसिस से डिवाइड होगा। माइटोसिस और मियोसिस ये दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, याद रखना। मैं यहीं पे लिख देता हूं मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में एक सेल से पहले 2 सेल बनते हैं और दूसरे डिवीजन में 2 के 4 बनते हैं, मतलब मियोसिस में 2 बार डिवीजन हो रहा है। बट माइटोसिस में एक सेल से 2 ही बनते हैं, ये चीज याद रखनी, जो एक ही बार होगा, बराबर। साथ ही साथ ये जो माइटोसिस होता है इसके अंदर सेल नंबर रिड्यूस नहीं होता, मतलब कि अगर यहाँ पर 46 है सेल नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम नंबर है तो यहाँ पर नई सेल जो तैयार होगी इसमें भी 46 ही रहेगा। बट ऊपर वाले में जब पहला डिवीजन होता है तब चेंज नहीं होता, सेल डिवीजन मतलब चेंज नहीं होता क्रोमोसोम नंबर पहले डिवीजन में। बट जब दूसरा होता है, दूसरा डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है। तो याद रखना मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है बट माइटोसिस में नहीं, इसलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और माइटोसिस को इक्वेशनल। तो किसी भी चीज के अंदर एक चीज आपको समझनी है, वो ये है कि जब ग्रोथ हो रही है प्लांट की बॉडी की ग्रोथ हो रही है, तब उसमें माइटोसिस ही रहेगा। जब गैमेट बनेंगे तब वहां पे मियोसिस होगा, क्योंकि गैमेट 2 मिलके फ्यूज होने वाले हैं ताकि वो डिप्लॉयड नंबर जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाए, इसके लिए उनको हेप्लॉयड बनाया जाता है, मतलब हाफ सेट का बनाया जाता है। तो मियोसिस गैमेट में ही होता है, गैमेटिक सेल में। तो यहां पर सेल डिवीजन होगा तो उसमें कौन सा टाइप का डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। उसमें जो एक सेल है वो मेरिस्टेमेटिक यहां पर रिमेनिंग रहेगी, मतलब कि वो रेडी रहेगी अगेन डिवीजन के लिए। 2, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड द अदर इज डिफरेंशिएटेड, मतलब सिंपल है कि जब इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन हुआ तो इससे 2 सेल बने, एक तो एज इट इज मेरिस्टेमेटिक सेल ताकि वो फिर से डिवीजन होने के लिए तैयार हो, मेरिस्टेमेटिक सेल जो ऑलवेज सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, और जो दूसरी सेल होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब थोड़ी अलग बन जाती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, एक सेल डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बने, बट एक उसमें से मेरिस्टेमेटिक ही रही, दूसरी अलग प्रकार की बन गई, ठीक है। अब इसमें याद रखना ग्रोथ कैसे होती है, स्लो होती है, इसलिए इसको लैग फेज कहते हैं, लैग फेज, ठीक है, बिकॉज ग्रोथ इज स्लो। जैसे आपको पता है हम जब लाइव स्ट्रीम करते हैं कभी कभी अटक गया तो आप क्या बोलते हो, सर लैग हो रहा है, लैग लैग मतलब स्लो चल रहा है। तो यहां पर ग्रोथ कैसे चल रही है जनाब, स्लो चल रही है, ठीक है। दूसरी फेज हम देखते हैं यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं, ये हो गया आपकी दूसरी फेज, मतलब फेज ऑफ एनलार्जमेंट या फिर फेज ऑफ इलोंगेशन, नाम में ही है एनलार्जमेंट या फिर इलोंगेशन, खींचना, बड़ा होना, बराबर। तो उसे ही हम कहते हैं ये, क्योंकि सेल क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वो वैक्यूलेटेड हो जाती है, मतलब क्या उसके अंदर वैक्यूल जो है वो फॉर्म हो जाता है और सेल जो है वो टर्जिड हो जाती है, टर्जिड मतलब फूल जाती है, और फूलने से क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा, मतलब वो इलोंगेट होगी। तो ये दूसरी फेज है आपकी ग्रोथ की, ठीक है। जब साइज बढ़ेगी तो क्या क्या बढ़ेगा वो भी थोड़ा देखो आप, लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ बढ़ेगी, साइज बढ़ रही है तो, और इसके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है वो इंक्रीज होता है। हमेशा याद रखना इसके अंदर जो ग्रोथ रेट होगा, जैसे यहां से अगर ग्रोथ शुरू हुई है तो इस कंडीशन में ग्रोथ रेट कैसा होगा, इंक्रीज होगा, हाई होगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी फेज। अब तीसरी फेज की बात करें हम तो वो फेज है फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन, मतलब जो सेल होगी वो क्या होगी, मैच्योर होगी, याद रखना, या फिर वो डिफरेंशिएट होगी, मतलब अलग ही सेल में टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे ही हम फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं। और में नाम रखना याद बहुत जरूरी है ना। तो इधर सेल क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, मतलब सेल बिकम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, इसे ही हम क्या कहेंगे, फेज ऑफ मैच्योरेशन या फिर फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसमें जो ग्रोथ है वो अगेन स्लो हो जाती है और बिकम स्टेडी, स्टेडी मतलब क्या, ग्रोथ जो है वो स्थिर हो जाती है, स्थिर मतलब कि रुक जाती है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो पहले फेज में ग्रोथ स्लो होती है, दूसरे फेज में ग्रोथ फास्ट होती है, और तीसरे फेज के अंदर जो ग्रोथ है वो एकदम स्टेडी, एक जैसे ही, ना बढ़ना ना घटना, एक जैसे ही हो जाती है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। अब एक रियलिटी का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक लड़की है, उस लड़की के जीवन में 3 फेजेस है। शुरुआत में उसकी ग्रोथ होती है बॉडी की, है ना, तो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मतलब वहां पर स्लो है, राइट, बॉडी की ग्रोथ होगी। पहले वो लड़की होगी, छोटी सी, बच्ची सी, नन्ही सी, तो वो अडल्ट बन जाएगी, पहली फेज। दूसरे फेज के अंदर होगा यहां पर फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट, तो वहां पर हम रिलेट कर सकते हैं मैच्योर, मतलब वहां पर हम रिलेट कर सकते हैं मैच्योरिटी, ठीक है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो चेंजेस है वो उसके अंदर आएंगे। और तीसरे फेज में क्या होगा
कि उनकी उसकी शादी कर दिया जाएगी, मतलब क्या, उसको एक अलग सी आइडेंटिटी मिल गई, अब उसका अलग सा फंक्शन हो गया शादी के बाद, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये 3 फेजेस है, जस्ट आपको रिलेट करना, एग्जैक्टली आप स्टोरी पे मत जाना, है ना। तो ये 3 फेजेस होते हैं फेज ऑफ ग्रोथ के अंदर, प्लांट्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब कंडीशन फॉर ग्रोथ लिखते हैं, ये भी आपको 1 या फिर 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। आप बोलोगे सर इस पे कैसे पीवाईक्यूज आते हैं, वो भी देखेंगे आगे। ये देखो इधर दिया हुआ है, देखेंगे। पहले हम ये टॉपिक देख लेते हैं, ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, कंडीशन। ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट बोलते हैं। कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, रिक्वायरमेंट बोलेंगे। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहला यहां पर दिया गया है अलग अलग चीजें, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। वाटर चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए और ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। ये सब कुछ चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रोथ के लिए, ये चीज समझिए, है ना। अब जैसे वाटर किसके लिए चाहिए, तो वाटर जो है वो प्रोटोप्लास्ट, मतलब कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। देखो सेल है जैसे ये, तो सेल के अंदर फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड हो गया साइटोप्लाज्म। और उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, बराबर। ये दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ताकि सेल स्टर्जिट हो जाए, फूल जाए। क्या हो जाए, सेल फूल जाए, उसके लिए वाटर चाहिए। सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए वाटर चाहिए होते हैं, वहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करता है। न्यूट्रिएंट किसके लिए चाहिए, न्यूट्रिएंट में भी 2 है, एक माइक्रो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो आगे हम देखेंगे, इधर आप सिर्फ याद रखना। और यहां पर उसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। टेम्परेचर किसके लिए चाहिए, वो भी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इट इज ऑप्टिमल नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए और एनर्जी रिलीज के लिए। इस रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एटीपी, इसी को एनर्जी रिलीज कहते हैं। लाइट चाहिए होता है सीड को जर्मिनेशन करने के लिए और फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बराबर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके लिए चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपको पता है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है जिसमें फूड बनाया जाता है, और रेस्पिरेशन भी होता है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अंदर जो फूड है उसको तोड़ के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, रेस्पिरेशन, है ना। जैसे हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमें फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं, हम पकाया हुआ बनाया हुआ खाना खा लेते, बट बॉडी के अंदर जाने के बाद उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, एटीपी के फॉर्म में। वैसे हमारी बॉडी उसको पचन नहीं करती, मतलब गेन नहीं करती, एब्जॉर्ब नहीं करती, एटीपी चाहिए, बराबर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ये सबको तो पता है आपको, पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए, ये तो बचपन से देखते आ रहे हो, ये तो सबको पता है। बट अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो किस चीज के लिए चाहिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो चाहिए डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। किसको, डायरेक्शन, ग्रोथ की डायरेक्शन। जैसे सपोज यहां पर एक सीड है, ठीक है, ये सीड है, जमीन के अंदर है, तो इस सीड के अंदर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये सीड को जब पता चलेगा कि अरे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो मुझे कहां पर बढ़ना है, मुझे ऊपर बढ़ना है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड करता है, ये चाहिए। सपोज करते हैं कि अगर ये सीड को हम चंद्र पे लेके जाए, मून पे लेके जाए, तो वहां पर ग्रोथ की डायरेक्शन डिसाइड होना डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, आगे है आपका ये चाणक्य क्वेश्चन बैंक। देखो ये चाणक्य क्वेश्चन बैंक करके हमारा एक कोर्स है जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी सबका स्टडी मटेरियल, मतलब जो बोर्ड एग्जाम वालों ने पीवाईक्यू दिए थे क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ हमने उसके आंसर्स भी, मतलब ऑल क्वेश्चंस विद ऑल आंसर्स, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट के आपको दिया गया है 49 रुपीज के अंदर। इसमें 10 रुपीज और लगेगा, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बन जाएगा आपका यहाँ पर 49 रुपीज, ठीक है, 39 से 49, मतलब 49 रुपीज में सब कुछ दिया गया है। इसको आप ले लेना, ये आपके पढ़ाई के अंदर एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। और साथ ही साथ ये जो वन शॉट लेक्चर के नोट्स हैं हमारे, जैसे ये चैप्टर हम 7 के देख रहे हैं पीछे, वैसे ही सारे चैप्टर के अगर वन शॉट नोट्स चाहते हो तो ये कोर्स है हमारा जो 70 रुपीज का है, ये आप ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो। देखो ये हम देख रहे हैं पीवाईक्यूज, क्या देख रहे हैं, पीवाईक्यूज देख रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर हम बात कर रहे थे 7 की, 7 देख रहे हैं हम, नाम क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये क्या है, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर पे पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो सबसे पहला
2022 में पूछा गया, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसेज हार्मोन। देखो इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो ग्रीन में लिखता हूं मैं, वो है हार्मोन का। हार्मोन का, और ये हार्मोन पे ना 2 या 3 मार्क के सवाल कंफर्म जो है वो यहां पर पूछे जाते हैं। कौन सा है वो? हार्मोन का है। कौन सा है? हार्मोन का है। ठीक है, देखते हैं चलो। तो हार्मोन पे ये सवाल जो था पहला, ये हार्मोन पे है। कौन कौन से सवाल हार्मोन पे आते हैं देखते हो, मैं बताता हूं आपको। देखो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथिलीन, इथिलीन ये भी हार्मोन पे सवाल है, ये भी हार्मोन पे सवाल है। ये 2024 में आया, ये 2022 में आया। उसके बाद ये अगेन 2000 नहीं, ये हार्मोन पे नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका, हाँ हार्मोन, देखो ये प्लांट हार्मोन पे सवाल आया है, ये 5वां। उसके बाद अगर हम बात करें ये साइटोकाइनिन, ये भी एक हार्मोन है, ये 6 नंबर का। और आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये भी जो सवाल है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब हार्मोन के ऊपर ही है। मतलब पीवाईक्यू में देखोगे आप 2024 2024 2024 2023, नहीं 23 नहीं सर 22 है, और ये 23। तो इसमें आप ज्यादातर सवाल जो है वो देखोगे आप प्लांट हार्मोन के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गैसेस हार्मोन, ये भी हार्मोन के ऊपर सवाल है, ये भी हार्मोन के ऊपर सवाल है। तो इतने सारे सवाल हार्मोन पे आते हैं। और इस चैप्टर में 5 हार्मोन है जो आपको मेजोरिटी पढ़ने हैं, और वो 5 पढ़ने हैं मतलब पढ़ने हैं, उसको छोड़ नहीं सकते आप। और ये पांचों के पांचों हार्मोन के मैंने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चार्ट बना के दिए हैं। अगर आप जहां पे पढ़ते हो वहां पे अगर आपने चार्ट को बना के अगर चिपका दिया और उसको याद कर लिया तो समझ लीजिए आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए। 5 हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये 5 हार्मोन है, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक, बाकी ये हार्मोन को छोड़ के अदर कौन कौन से पार्ट पे सवाल है, तो यहां पर आप देखोगे तो आपका डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन पे सवाल है, जो आगे हम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, कौन सा? डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। उसके बाद यहां पर ये भी आपका हार्मोन पे ही डिपेंड है, अपाइकल डोमिनेंस पूछा गया है। उसके बाद ये जो है ये आपका मिनरल डिफिशियंसी प्लांट के अंदर जो होते हैं उसके सिम्टम्स, उस पे एक सवाल है, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद जो ग्रोथ कर्व है पॉपुलेशन के अंदर, ग्रोथ जो होती है, ये आपका प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ कर्व देखने को मिलते हैं, वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रोथ कर्व, अगेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। उसके बाद ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, देखो कौन से फेज में ग्रोथ रेट जो है वो मैक्सिमम होता है? लैग फेज, लॉग फेज, सेंसेशन फेज, ग्रोथ फेज। ठीक है, देखो ग्रोथ फेज में अलग अलग हमने फेज देखे थे। लैग फेज जिसमें ग्रोथ स्लो होती है, और लॉग फेज जिसमें ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा इसका बी। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेरिस्टेम इन द ग्रोथ, 2018। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन, ये भी हार्मोन पे आया हुआ सवाल है। तो देखेंगे आगे, ठीक है, टेंशन ना लो, बताता हूँ एक एक कंसेप्ट बताता हूँ। और जिसने ये लेक्चर देख लिया वो अच्छे से सॉल्व करेगा बायो का पेपर, और चैप्टर 7 का एक भी सवाल छूटेगा नहीं। देखो अब देखते हैं हम ग्रोथ रेट को। जैसे हमने चैप्टर को शुरू किया था, और चैप्टर को शुरू करने के बाद थोड़ा सा इस वॉच को सामने यहां पर निकाल देता हूं, थोड़ा सा फ्री लगेगा, थोड़ा और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। शुरुआत हमने की थी इस चैप्टर की, क्या पढ़ा था? सबसे पहले ग्रोथ क्या होती है, फेजेस ऑफ ग्रोथ देखा था, ग्रोथ के फेजेस हमने पढ़े, कंडीशन ऑफ ग्रोथ पढ़ा दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ का रेट। रेट, ग्रोथ का रेट मतलब क्या? दर, स्पीड, स्पीड भी बोल सकते हैं। तो ग्रोथ रेट क्या है? इट इज द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है, वही तो है रेट। मतलब कोई इंसान है जो 10 साल के अंदर, एक साल के अंदर उसकी संपत्ति डबल हो रही है, तो आज किसके बाद 1 साल के बाद उसके पास अगर 100 रुपए है तो 1 साल के बाद 200, उसके बाद दूसरे 1 साल के बाद 200 से 400, तो उसकी क्या हो रही है? हर ईयर डबल हो रही है इनकम। मतलब वैसे ही यहां पर प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम कितनी हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। उसी को ही हम ग्रोथ रेट कहते हैं, और ग्रोथ रेट को ही इफिशियंसी इंडेक्स भी कहा जाता है। इफिशियंसी इंडेक्स, और मैं यहां पे लिखता हूं आपका ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, ग्रोथ रेट और इफिशियंसी इंडेक्स। ठीक, देखो रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, अब जब ग्रोथ का रेट जो है वो कैसे मेजर किया जाता है, तो वो मेजर किया जा सकता है हम देख के। और देखना कहां पे हमें? हमें लीफ, पत्तों को देखना है प्लांट के अंदर, फ्लावर को देखना है, हमें फ्रूट को देखना है। क्या मुझे आप बताइए, पत्ते जो है वो पहले छोटे होते बाद में बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते? हाँ सर बढ़ जाते हैं। क्या प्लांट के अंदर जो फूल है वो छोटू सा होता है बाद में बड़ा हो जाता है कि नहीं होता था? बिल्कुल सर हो जाता है। जो प्लांट के अंदर फ्रूट होता है पहला नन्ना सा होता है, उसके बाद जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको खाते हो। अब छोटा जब होता है ना फल, तब नहीं खाते, अब उसको बड़ा होने देते हो तब खाते हो, बराबर। हाँ, तो याद रखना, मतलब इसमें जो ग्रोथ होगी वो हमें मेजरेबल है, देख सकते हैं आराम से।
ठीक। अब यहां पर जो रेशियो होगा, अब यहां पे याद रखना ग्रोथ रेट तो समझ में आ गया आपको, ग्रोथ रेट इज आल्सो नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स। और ग्रोथ रेट में दो रेट है आपको, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रियलाइज ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रियलाइज ग्रोथ रेट कैसे निकालना, इसका फॉर्मूला क्या है बताता हूं, आ जाओ। तो देखो आपका ये जो एजीआर है, एजीआर क्या है, तो चेंज इन सेल नंबर। डीएन मतलब क्या है, चेंज इन सेल नंबर। मतलब प्लांट में अगर ग्रोथ हो रही है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल चेंज होना, और वो कितने टाइम के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो उसे तो हम कहेंगे डीएन अपॉन डीटी, और उसी को ही हम एजीआर कहते हैं। तो एजीआर जो होगा आपका वो होगा डीएन अपॉन डीटी। डीएन चेंज इन सेल नंबर होगा, इस इधर लिखते हैं चेंज इन सेल नंबर, ठीक है। और जो आपका dt होगा पर यूनिट टाइम, कितना टाइम में, पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन सेल नंबर पर यूनिट टाइम। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे एक प्लांट लिखा है जो कि 10 सेंटीमीटर से उसकी जो ग्रोथ है वो 30 सेंटीमीटर बढ़ गई है और 10 दिन के अंदर बढ़ी है। तो 10 दिन क्या है आपको टाइम है, तो एजीआर निकालते हैं, एजीआर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो ये क्या है, डीएन चेंज इन सेल नंबर, सेल नंबर पहले 30 था और 30 से 10 ये क्या हो गया 10 पे चला गया, 30 से 10, ठीक है। यस सर। तो फ्रॉम यहां पर आप देखो 30 से वो 10 तक यहां पर चला गया, तो टाइम इसके बीच में कितना बढ़ा, तो 30 को अगर 10 से माइनस करेंगे, मतलब 30 जो है उसमें 10 माइनस करेंगे, क्योंकि 10 से वो 30 चला गया है, तो बीच में जो चेंज हुआ वो हमें पता चलेगा। तो 10 यहां पर क्या हुआ, तो 20 है, 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। 30 था पहले, 10 था, 10 से 30 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 20 बढ़ा ना। तो यहां पर चेंज नंबर जो होगा, सेलिंग चेंज नंबर कितना बढ़ गया, कितना चेंज हो गया, तो 20 एक्स्ट्रा ऐड हो गया सर, तो 20। तो 30 को अगर 10 से माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यहां पर आ जाएगा 20, और 20 डिवाइडेड बाय आपका टाइम है 10 दिन है, ठीक है, 10 दिन। तो याद रखना इसको अगर आप काटोगे तो 10 एक 10 और 10 2, मतलब कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 आंसर, और 2 सेंटीमीटर, और ये नीचे क्या है डे, तो 2 सेंटीमीटर पर डे जो है वो उस प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ये है एजीआर, चेंज इन सेल नंबर 10 से 30 हुआ, मतलब 20 सेल नंबर बढ़ गया, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 सेंटीमीटर पर डे, ये हो गया उसका एजीआर। अब जब हम आरजीआर निकालेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो समझ में आ गया, अब रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालना है, किस एजीआर को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ सेल जो मीडियम में रहेंगे। तो यहां पर मैंने क्या करिया, देखो यहां पर आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आरजीआर इज इक्वल टू एजीआर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल, ठीक है, एन से। तो हमें ऊपर निकल के आया हमने, तो आपका जो एजीआर है वो निकला 2, और टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो 10 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेल मीडियम में 10 है। तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया पर यूनिट साइज पर यूनिट डे। सो दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव ग्रोथ रेट, समझा। एजीआर चेंज इन सेल नंबर पर यूनिट टाइम, वो आ जाएगा एजीआर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और जो आपका आरजीआर है चेंज इन सेल नंबर तो है, ठीक है, बट उसमें एजीआर को डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स है तो आपका आरजीआर निकल के आएगा, ठीक। चलो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो है आपका टाइप्स ऑफ ग्रोथ। क्या देखेंगे अभी, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ में आपके दो टाइप के ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा एरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा होगा जियोमेट्रिक ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ पे भी सवाल आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। 2 मार्क का सवाल आने की संभावना है, या फिर सेपरेटली किसी एक ग्रोथ पे 1 मार्क का सवाल आने की संभावना है ना। चलिए, तो ये आपके हैं ग्रोथ के टाइप्स। तो 2 टाइप की ग्रोथ है, एक एरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। याद रखना, जो एरिथमेटिक ग्रोथ होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रेट होता है ग्रोथ का रेट, मतलब ग्रोथ का दर, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, एक सरीखा होता है, एक सरीखा होता है। मतलब क्या कि जैसे एक सेल से 2 सेल बनेंगे, एक सेल से 2 सेल बन गए, 2 से फिर 3 बन गए, ठीक है, 3 से फिर 4 बन गए, है ना। मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टेप में एक सेल जो है वो बढ़ रही है, हर एक स्टेप्स में क्या हो रहा है, तो एक सेल बढ़ रही है, मतलब हर एक स्टेप में जो आपका ग्रोथ का रेट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं अरिथमेटिक, मतलब 1 2 3 4 5 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसा बढ़ रहा है। ओनली 1 डॉटर सेल डिवाइड द
ऑदर डिफरेंशिएट, इसमें क्या होता है, एक डिवाइड होती है और दूसरी डिफरेंशिएट होती है। ऑदर मतलब सिंपल क्या है कि जैसे ये सेल से दो सेल बना, तो ये सेल हो गई डिफरेंशिएट और यही डिवाइड हो गई, ये दूसरी वाली डिवाइड हो गई। अगेन इसमें ये दो सेल डिफरेंशिएट हो गई और ये वाली डिवाइड हो गई। तो ऐसा होता है, फिर बाद में क्या होगा कि ये तीन सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट होना मतलब अलग टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाना, और ये बची हुई जो है वो अगेन डिवाइड हो जाएंगी। मतलब ये चीज समझना है आपने कि हर एक स्टेप में सिर्फ एक ही सेल डिवाइड हो रही है, बाकी जो बने हैं वो वहां पर डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मतलब अलग टाइप के सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, अलग उनका फंक्शन स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम बात करें जियोमेट्रिक की, तो हमेशा याद रखना जियोमेट्रिक में जो ग्रोथ रेट होता है वो शुरुआत में स्लो होता है, इनिशियली स्लो, बट आफ्टर सम टाइम ये बहुत ज्यादा फास्ट बन जाता है। जैसे दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर जो एक सेल से दो सेल बनेंगे और फिर दो सेल से अगेन क्या बनेंगे, चार सेल बनेंगे, और चार सेल से फिर क्या बनेगा, अगेन 8 सेल बनेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है हर एक स्टेप में। ठीक है, हाँ सर, तो मतलब ये कोविड-19 की तरह है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरीके से मतलब कि इस आपके जियोमेट्रिक ग्रोथ में शुरुआत में स्लो होती है ग्रोथ, बट कुछ समय के बाद ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट हो जाती है, फास्ट हो जाती है जैसे जैसे समय जाता है तब। बट अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो ग्रोथ है, रेट है ग्रोथ का, वो कांस्टेंट है, ये बढ़ता नहीं जा रहा है, ये कांस्टेंट ही है। इधर शुरुआत में स्लो लेकिन बाद में बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जैसे सेल डिवाइड होगी, दोनों भी सेल अगेन दो नए सेल बनाएंगे, इसमें कोई डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएट होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे आप बताइए आपको लाइफ में कैसी ग्रोथ चाहिए, अरिथमेटिक ग्रोथ कि जियोमेट्रिक ग्रोथ? ठीक है, आज ज्यादातर लोगों को चाहिए अपने जीवन के अंदर जियोमेट्रिक ग्रोथ। मतलब आज 1 करोड़ है तो आज जैसे 1 लाख रुपए हमारे पास, तो कल 2 लाख, उसके बाद कल सर अगले साल, उसके बाद 2 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 16 लाख, ऐसी ग्रोथ चाहिए, ऐसी कांस्टेंट नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों भी ग्रोथ अच्छी है, बट याद रखना है कुछ भी चाहिए हमें, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, बट कंटिन्यूस होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सर। तो इसमें फॉर्मूला आपको दिया गया है, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला की बात करते हैं कि हमें अरिथमेटिक ग्रोथ का क्या फॉर्मूला है और हमें यहां पर जियोमेट्रिक ग्रोथ का क्या फॉर्मूला है। तो देखो इधर थोड़ा सा ये फॉर्मूला है, एल टी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ही मैं हाईलाइट करता हूं, एल टी इज इक्वल टू एल डैश एल जीरो प्लस आर टी, ये फॉर्मूला है अरिथमेटिक ग्रोथ का, और ये है आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो ई आर टी, ई टू द पावर आर टी। इसमें याद रखना हमेशा एल टी जो होता है, एल टी क्या है, तो लेंथ एट टाइम टी, टी टाइम पे लेंथ क्या थी, एल जीरो है इनिशियल लेंथ, आर है कांस्टेंट रेट जो ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम, और उसके बाद टी है टाइम। तो फॉर्मूला के अंदर अगर हमें कोई एग्जांपल दिया गया कि एक रूट है, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसके अंदर जो ग्रोथ रेट हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर पर डे हो रहा है, और उसमें जो टाइम लग रहा है वो 3 डेज लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एल टी इज इक्वल टू, ये एल टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, एल टी एल जीरो प्लस आर टी। तो एल जीरो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, एल जीरो 5 है, 5 मतलब क्या, रूट की लेंथ। ठीक है, एल जीरो क्या है, तो लेंथ एट टाइम टी, टी टाइम पे, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो गए, प्लस 1 मतलब आपका आर आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट रेट जो है वो 1 सेंटीमीटर है पर डे, ये कांस्टेंट रेट है, इनटू टाइम जो लग रहा है टी, वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला के अंदर डालेंगे तो वैल्यू को, तो हमारे पास निकल आएगा 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, हमारी अरिथमेटिक ग्रोथ हो गई। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, एल टी जो है वो आपका अरिथमेटिक ग्रोथ है, एल टी डिनोट करता है, तो एल जीरो प्लस आर टी, एल जीरो इज नथिंग बट द टोटल लेंथ, आर हो गया आपका ग्रोथ रेट कितना है पर यूनिट टाइम पर डे, और टी मतलब आपका टाइम, तो आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालने के बाद। वैसे ही यहां पर डब्ल्यू टू जो है वो डब्ल्यू जीरो ई आर टी, ठीक है, डब्ल्यू टी मतलब क्या है, वेट एट टाइम टी, वेट है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो वेट भी उसका बढ़ेगा, इनिशियल वेट। ठीक है, तो डब्ल्यू जीरो है इनिशियल वेट, तो आर है रिलेटिव ग्रोथ रेट, आर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, टी है आपका टाइम, और ई जो है एक नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसकी वैल्यू नियर टू 2.718 होता है, तो ये यूज किया जाता है ई की वैल्यू। ठीक है, वो प्रेजेंट रहती है, पहले से नोन रहती है। इफ इनिशियल वेट जो है वो 2 ग्राम है, उसका आर की अगर हम बात करें, ठीक है, आर इज नथिंग बट द रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो है 0.1 पर सेंटीमीटर, ये ग्रोथ हो रही है, और टाइम लग रहा है 5, तो वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा W का वैल्यू W जीरो, उसके बाद ये E की वैल्यू हमने ऐड कर दी एज इट इज, और यहां पर अगर हम बात करें E और RT जो होगा, E RT, तो R क्या है हमारे पास 0.1 और T क्या है 5, तो ये 0.1 और 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.3 ग्राम जो है
वो निकल के आएगा, विच इज नथिंग बट द वेट। तो ये जो है फॉर्मूला होगा आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ का। ठीक है, हालांकि यहां तक इतने डिटेल में नहीं जा सकते, फिर भी आपको पता होना चाहिए, आपको सीईटी के लिए भी पढ़ना है और आपको ऐसा पढ़ना है कि परफेक्ट हो जाए, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा लेक्चर में देना चाहता हूं। तो उस हिसाब से ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ आपको पढ़ने हैं, आने चाहिए, है ना। अब ये देखो, ये दोनों के डायग्राम है, ये डायग्राम बेस्ड सवाल भी आपको यहां पर बन सकता है। तो ये आपका अरिथमेटिक ग्रोथ हुई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 2 3 4 5, मतलब हर एक स्टेप में एक सेल बढ़ रही है। हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, एक सेल बढ़ रही है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, इधर 1 2, उसके बाद 2 के 4 हो रहे, 4 के 8 हो रहे और 8 के ये 16 हो रहे। तो हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई हो रही है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो ये है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट में ये ग्रोथ कर्व है, ठीक है, ये भी देखेंगे। ठीक है, उसके पहले जस्ट 2 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे का पोर्शन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम ग्रोथ की कर्व। अब ग्रोथ कर्व क्या है, सिंपल है, जो भी ग्रोथ हो रही है अगर हमने उसको एक्स एंड वाई एक्सिस में उसका ग्राफ निकालने का प्रयास किया तो ग्राफ निकालते वक्त जो कर्व मिलेगा उसे ग्रोथ कर्व कहते हैं। जैसे सपोज यहां पर अगर बात करें हम, ये आपका एक्स एक्सिस सब पकड़ लीजिए आप, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस बराबर। हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हो, इधर लिख दिया हमने ईयर, ईयर मतलब टाइम है, टाइम है टाइम, इधर पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रोथ हो रही है ये आपको दिख रही होगी कि इधर शुरुआत में स्लो, उसके बाद फास्ट। तो ऐसे टाइप के ग्रोथ को हम जे कर्व कहते हैं, जे शेप कर्व। कर्व कैसा आया, जे शेप वाला आया, इस तरीके से जे। और इसी को ही हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ हुआ वो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, मतलब बहुत तेजी से हुआ, फास्ट हुआ, ये जे शेप कर्व है। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व तो दो चीजें हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सिग्मोइड में क्या होता है, इधर शुरुआत में ना स्लो होता है, ग्रोथ रेट क्या हुआ, शुरुआत में स्लो हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद तीसरे में ये स्टेडी हो गया, एक जैसा हो गया बराबर। ये भी आपका एक्स एंड वाई एक्सिस पे निकाला हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो शुरुआत में स्लो था इसलिए इसको बोलते हैं हम लैग फेज, क्योंकि इधर क्या था, ग्रोथ जो है वो स्लो था, ग्रोथ। उसके बाद जो दूसरी अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल में, इसको बोलते हैं लॉग फेज। लॉग फेज, इसमें ग्रोथ ज्यादा, बहुत ज्यादा फास्ट थी। और ये जो स्टेशनरी फेज होता है, इसमें जो ग्रोथ है वो कैसी है, स्टेडी है, मतलब कि स्थिर है, एक जैसी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो है वो कौन से शेप का होता है, अगर आपको शेप पे सवाल पूछा गया तो वो ये होता है आपका एस शेप। एस शेप मतलब मेरे लेटर्स का शेप, और ये होता है जे शेप, जोकर वाला जे। ठीक है, समझा, बिल्कुल सर समझ गया, आ गया। तो एस शेप मतलब सिग्मोइड ग्रोथ रेट कर्व, जिसमें 3 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेडी फेज या फिर स्टेशनरी फेज। और इसमें एस शेप दिखता है कर्व, और यहां पर जे शेप दिखता है। इसमें एक ही ग्रोथ होती है, डायरेक्टली सीधी होने वाली, एक्सपोनेंशियल फेज है सिर्फ, उसमें एक ही फेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम पे सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब ये जैसे पीवाईक्यू में आपने देखा था, वो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन पे सवाल जो है वो पूछा गया था। कहां पे है, ये देखो यहाँ पे, ये कहां पे है डी डिफरेंशिएशन वाला, हाँ ये, व्हाट इज द डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन, 2024 में पूछा गया, अभी 1 साल पहले। अभी आप 26 का पेपर देने वाले हो, 26। ये देखो, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन बहुत ही सही है, बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन सीधा है,
सेल जो है वो चेंज करेगी क्या, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो चेंज करेगी और वो स्पेशल बन जाएंगी, स्पेशलाइज्ड, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो सेल ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन बदल दिया, उसे ही हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद दूसरा है डी डिफरेंशिएशन, माने कि मैच्योर सेल रीगेन द एबिलिटी ऑफ डिवाइड। याद रखना हमेशा इस पे, इसके आगे एक वर्ड लिखता हूं कि जब सेल जो होती है वो अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चेंज करती है, क्या किया इसने, अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन को क्या किया, चेंज किया। और जब ये अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चेंज करती है, स्पेशलाइज्ड बन जाती है, और ये अपनी डिवाइड की कैपेसिटी को लूज कर देती है, डिवाइड की कैपेसिटी खो देती है। ठीक है, डिवाइड की कैपेसिटी खो देना। ठीक है, समझा। हाँ सर, तो स्पेशलाइज जब सेल बन जाती है तो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो जाता है और वो अपनी डिवाइड की कैपेसिटी खो देती है, उसे ही हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। दूसरे में डी डिफरेंशिएशन में क्या है कि जो मैच्योर सेल है वो फिर से डिवाइड की कैपेसिटी वापस जो है वो रीगेन कर लेती है, रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। ये हो गई आपकी डी डिफरेंशिएशन। और तीसरा है रीडिफरेंशिएशन, थर्ड वन रीडिफरेंशिएशन, यानी क्या कि सेल फॉर्म आफ्टर डी डिफरेंशिएशन बिकम स्पेशलाइज्ड। मतलब डिफरेंशिएशन होने के बाद अगेन वो क्या हो रही है, स्पेशलाइज्ड हो रही है, जैसे कि पहले हुई थी। और ये हो गया उसका री डिफरेंशिएशन। री मतलब क्या होता है, री मतलब रिपीट, मतलब फिर से वो डिफरेंशिएट हो गई, बराबर कि नहीं। हाँ, तो यहां पर लिखा हुआ है री, क्या लिखा हुआ है, री। देखो आप यहां पर री डिफरेंशिएशन मतलब फिर से डिफरेंशिएशन होना, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है ये फिर से हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन मतलब कि उसने डिवाइजन की कैपेसिटी को रीगेन कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बराबर। जैसे आपकी एक दोस्त है, आपकी एक फीमेल फ्रेंड है, आपकी मैत्रीण है, मैत्रीण मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण, मैत्रीण। ठीक है, गर्लफ्रेंड। तो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो वो पहले ना दिखने में अच्छी नहीं थी, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दिखने में अच्छी नहीं थी, वो लुक अच्छा नहीं था, और वो काम भी ऐसे ही करती थी, ऐसे ही मतलब कि हाँ कुछ भी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी आ रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, अचानक से बदलाव आ गया, मतलब डी डिफरेंट, उसमें पहले डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन। मतलब आपके दोस्त के अंदर, आपके गर्लफ्रेंड के अंदर हुआ डिफरेंशिएशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन चेंज हो गया, डिफरेंशिएशन बोलेंगे हम। ओके, फिर उसके बाद उसने क्या किया, जब वो डिफरेंशिएशन हुई तो काम करना छोड़ दिया, पूरा खेती में काम करना छोड़ दिया, है ना। हाँ सर, लेकिन उसके बाद फिर उसमें हुआ डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन में उसने फिर से खेती में जाना चालू कर दिया, जो पहला स्ट्रक्चर और उसने फंक्शन चेंज किया था उसने वो छोड़ दिया और खेती में जाना चालू कर दिया, मतलब कि डी डिफरेंशिएशन। और तीसरा है री डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ समय के बाद फिर से उसने खेती में जाना बंद कर दिया और फिर से वो स्पेशलाइज्ड बन गई। तो वो ये चीज आपको समझनी है, बराबर है कि नहीं। हाँ सर, तो प्लांट के अंदर कुछ सेल होते हैं जो शुरुआत में डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी अलग सेल में, उसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी फिर उसी डिफरेंशिएटेड हुए वाले सेल को भी डिवाइड होना पड़ता है, तो वो फिर से अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को वापस रीगेन कर लेता है और डिवाइड होता है, मतलब उसमें डी डिफरेंशिएशन हुआ। और आफ्टर सम टाइम, अब डिवीजन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो डिवीजन वाली एबिलिटी को गेन करने वाली जो सेल थी वो फिर से स्पेशलाइज बन जाती है, मतलब कि रीडिफरेंशिएशन हो जाता है। बाकी एग्जांपल्स भी आपको दिया गया है, जैसे पैरेन्काइमा सेल्स है एक्वेटिक प्लांट में, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उनके अंदर पैरेन्काइमा नाम का सेल है, जैसे हर एक प्लांट में होता है। वो पैरेन्काइमा सेल में क्या हुआ कि एयर स्पेसेस तैयार हो गए, एयर स्पेसेस तैयार होने के कारण वो एक्वेटिक प्लांट जो है वो तैरने लगा, बॉयंसी के लिए तैरने लगा। तो ऐसा है, तो प्लांट क्या करता है, अपने हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चेंजेस करने पड़ते हैं सेल में वो करवाता है, और सेल में वो चेंजेस होते हैं, सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है। तो ये डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, ये क्या है, ये नथिंग बट द प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस है, ये एबिलिटी है। प्रोसेस के अलावा हम यहां पर लिख सकते हैं ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी है। ठीक है, किसकी है एबिलिटी, सेल्स की एबिलिटी, ताकि वो हर एक इसमें चेंज हो सके और अपने प्लांट को क्या कर सके, हेल्प कर सके, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है,
तो यही चीज आपको समझनी है, मेन जो पॉइंट है वो अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अगला देखते हैं, अगला है डेवलपमेंट। हालांकि इस पे कभी सवाल नहीं पूछा गया। डेवलपमेंट ये किसके अंदर दिया गया आपको, प्लांट के अंदर, कि प्लांट के अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है। जैसे कि सबसे पहले सीड है, सीड का जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद मेरिस्टेम बना, उसके बाद सेल डिवीजन हुआ। मेरिस्टेम ऐसा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये डिवीजन के लिए ऑलवेज तैयार रहता है। किसके लिए, डिवाइड के लिए, ठीक है, मतलब मल्टीपल होने के लिए ऑलवेज जो तैयार रहता है वो है आपका मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम। उसके बाद आपका सेल डिवीजन हुआ, उसके बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई उस सेल में, उसके बाद सेल का इलोंगेशन हुआ, सेल का मैचुरेशन हुआ, सेल मैच्योर बन गई, उसके बाद सेल थकने लगी और सेल की डेथ हो गई, या फिर प्लांट की डेथ हो गई। सेल की डेथ होनी मतलब कि प्लांट की डेथ होनी। याद रखना, हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनी है। अगर सेल की ग्रोथ हुई तो हमारी बॉडी की भी ग्रोथ हो गई, अगर सेल मर गए तो हम भी मर जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा डेवलपमेंट दिया गया है फ्रॉम जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो नहीं है सर, फ्रॉम जीरो टू जीरो है, जीरो टू जीरो। डेथ हो रही ना, इधर जन्म हुआ इधर मृत्यु हो गई, तो हमें याद रखना जीरो से जीरो जाना है। सबसे पहले हमारा जो लाइफ का कर्व है, याद रखना ऐसा है, जैसे इस पे हमारा हुआ बर्थ या फिर किसी प्लांट का बर्थ हुआ और यहाँ पे उस प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो कर्व होगा वो इस तरीके से होगा कि इस तरीके से ये बन गया अडल्ट, और अडल्ट के बाद फिर एक जगह पे हम यहाँ पे नीचे आने वाले। तो जहां से आना है वहीं पे जाना है। जिंदगी है 2 दिन की, जिंदगी है 2 दिन का मेला, ठीक है। चलो प्लास्टिसिटी समझते हैं। प्लास्टिसिटी पे 2 मार्क का सवाल आपको आ सकता है। व्हाट इज प्लास्टिसिटी, 2 मार्क का सवाल आ सकता है। कितने मार्क का, 2 मार्क का। कैसा आएगा बताता हूं। देखो प्लास्टिसिटी क्या है, ये एबिलिटी है प्लांट बॉडी की डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने की। इसके पहले हमने देखा डिफरेंशिएशन को प्रोसेस में चेंज लाने की थी, सेल वही थी ना, प्रोसेस में चेंज लाया, स्ट्रक्चर भी बदला, फंक्शन भी बदला, बट ये अलग टाइप का है थोड़ा सा। प्लास्टिसिटी मतलब कि डिफरेंट काइंड्स के स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी। प्लांट की एबिलिटी है, क्षमता है डिफरेंट टाइप के काइंड्स के स्ट्रक्चर बनाने की। टाइप्स मतलब ही काइंड्स होता है, डिफरेंट काइंड्स, और आपका एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है। क्या इसमें एबिलिटी है, क्या ताकत है, क्या क्षमता है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने की। और ये अपने हिसाब से एनवायरमेंट में जब चेंज आता है तो वो चेंज होते हैं, ये चीज याद रखना। तो मेनी प्लांट इन द जुवेनाइल स्टेज और मैच्योर स्टेज। देखो जुवेनाइल स्टेज मतलब बचपन वाली और मैच्योर मतलब अडल्ट वाली, है ना। तो वहां पर अलग अलग प्रकार के वो लीफ बनाता है। इसका एग्जांपल देखो आप, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब डिफरेंट टाइप के लीव्स होते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, फाइलो मतलब लीव्स। तो कॉटन के अंदर डिफरेंट प्रकार के लीव दिखते हैं, कोरिएंडर के अंदर, लार्कस्पर के अंदर, जिसको हम डेल्फिनियम कहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो ये जुवेनाइल है। जुवेनाइल मतलब कि जब प्लांट कैसा होगा, छोटा होगा, तो उसमें इस प्रकार के पत्ते होंगे। जब प्लांट अडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इस प्रकार के पत्ते होंगे। जब प्लांट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहेगा, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहना, तो जमीन पे जब प्लांट रहता है तो इसके अंदर ऐसे पत्ते। और ये 4 वाला एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहता है, तो पानी में वो रहता है, तो पानी में ऐसे पत्ते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्लांट तो एक ही है, बट बचपन, अडल्ट, टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट, हर एक जगह पे उसके पत्तों के स्ट्रक्चर्स अलग है। और ये स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए है क्या, ये किसी को इंप्रेस करने के लिए है क्या, नहीं, ये है सर्वाइवल के लिए। ये है सर्वाइवल के लिए, याद रखना अच्छे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका और उस एशिया, या फिर अमेरिका, वहां पर लंदन में क्या होता है, ठंड बहुत होती है, तो लोग बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े वो पहन रहे ठंड में बचने के लिए, तो वो ऐसा मतलब ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा फैटी दिखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए कपड़े पहन रहे हैं, वो नहीं, वो सर्वाइवल के लिए पहन रहे हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है, डिफरेंट काइंड्स के जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं प्लांट, मतलब प्लास्टिसिटी कर रहा है, वो कर रहा है सर्वाइवल के लिए। चलो अगला देखते हैं। अगला है ग्रोथ हार्मोन। अरे हाँ, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोथ हार्मोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, जिसने ये नहीं किया समझो चैप्टर हाथ से गया। अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं चैप्टर 7 में, तो ये मस्ट है और ये आपको करना ही करना है, ये चीज समझिए। और 5 हार्मोन कौन से हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। ये 5 हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। याद रखना हमेशा से कि ग्रोथ हार्मोन को ही क्या बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन। प्लांट हार्मोन के अंदर जो है उसको ग्रोथ हार्मोन या फिर ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। अब रेगुलेटर मतलब कि ये ग्रोथ को कम या
ज्यादा कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है, इसलिए इसको रेगुलेटर कहते हैं। जैसे आपको पता है हमारे घर के अंदर गैस होता है, गैस, तो उस गैस के अंदर उसका फ्लो हम बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो उसके अंदर कौन करता है कम ज्यादा, रेगुलेटर होता है कि नहीं, गैस का रेगुलेटर। वैसे ही प्लांट में हार्मोन जो है वो ग्रोथ के रेगुलेटर है, ग्रोथ को बढ़ाना घटाना ये करते हैं, है ना। अब ये हार्मोन जो है वो किसने कॉइन किया, फर्स्टली पहली चीज वो है स्टार्लिंग नाम का साइंटिस्ट, 1906 के अंदर। आपको एमसीक्यू यहां पर बन सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि जो ग्रोथ होगी वो प्रमोट करेंगे, तो ग्रोथ हार्मोन कितने हैं, आपको 5 है, तो ये 5 ग्रोथ हार्मोन याद होने चाहिए, छप जाने चाहिए आपके दिमाग के अंदर, 5 है। उसमें से 2 है प्रमोटर, प्रमोटर मतलब ग्रोथ को घटाने नहीं सर, बढ़ाने वाले, ग्रोथ को बढ़ाने वाले प्रमोटर कौन कौन से है, गिबरलिन, ऑक्सीन, उसके बाद साइटोकाइनिन। दीज आर द 3 विच इज ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को बढ़ाने वाले। और 3 तो हो गए, फिर 2 बचे हैं। और घटाने वाले, ग्रोथ को घटाने वाले इनहिबिटर, इसलिए उसको रेड से हमने डिनोट किया। तो इनहिबिटर कौन से होते हैं, तो इसमें है इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो अगर हम नंबरिंग दें तो नंबरिंग आपकी ये होगी, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट दीज 3 आर दी ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ को बढ़ाने वाले। ग्रोथ को घटाने वाले ये चौथा इथिलीन और ये 5वां एब्सिसिक एसिड। ये 5 हार्मोन आपको अच्छे से समझने हैं। कैसे समझने हैं, क्या समझने हैं बताता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये सबको ही हम एक तो ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, और इसी का ही नाम हो गया फिर फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब कि प्लांट, और हार्मोन तो हार्मोन है सर, हार्मोन तो हार्मोन है। हार्मोन्स इज नथिंग बट द केमिकल्स होते हैं ये जो प्लांट में रिलीज होते हैं, ठीक है बराबर। तो फाइटो हार्मोन्स मतलब ही ग्रोथ हार्मोन्स जो प्लांट में है, प्लांट के अंदर के हार्मोन मतलब फाइटो हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसको एक ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। 5 होते हैं, उसमें से 2 ग्रोथ को घटाने वाले, 3 ग्रोथ को बढ़ाने वाले, खत्म चीज है। बाकी एक याद रखना कि एक थाइमन एंड पिनकस नाम का साइंटिस्ट था 1948 में। उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये नेचुरली हमारे प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, पहली चीज उन्होंने वो बोला। और दूसरा, ये जो हार्मोन है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू दी फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये टिश्यू है, फ्लोएम पैरेन्काइमा टिश्यू है। ये बताया किसने, फिलिप्स ने। तो फिलिप्स ने बताया हार्मोन फ्लोएम पैरेन्काइमा से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और थाइमन एंड पिनकस ने बताया कि ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। बात खत्म। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है। चलो अब देखते हैं हम हार्मोन। ये हो गया आपका हार्मोन, ये हो गया है हार्मोन। पहला है ऑक्सीन। अब मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। क्या करना है, सबसे पहला तो मैं साइड में चला जाता हूं, ठीक है। जिन्होंने अपना 70 रुपीज का नोट्स नहीं लिया तो वो क्या करना है, उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है। मैं गया हूं यहां पर बाहर फ्रेम के, आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है ऑक्सीन का। ऑक्सीन के अंदर क्या क्या है, इस तरीके से 5 स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसके आप प्रिंट निकालो, कलर प्रिंट, या फिर आप खुद लिखो अपने हाथ से, और जहां पे पढ़ते हो वहां पे लगा देना। 3 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। एक तो डिस्कवरी, इसको किसने डिस्कवर किया, ये कहां से मिलता है, ये नेचुरल ऑक्सीन है, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीन कौन कौन सा है, प्रिकॉर्सर, प्रिकॉर्सर मतलब रॉ मटेरियल, याद रखना हमेशा से। रॉ मटेरियल मतलब कौन से चीज से ये बनता है, रॉ मटेरियल क्या है इसका। इसका प्राइमरी रोल क्या है, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन मतलब कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, तो नेचुरल भी है ये नेचुरल ऑक्सीजन, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी है, ठीक है। उसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि प्लांट के बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, प्लांट के बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। और उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज, यूज कहां पे करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ऐसे 5-6 पॉइंट्स तो आपको याद रखने हैं हर एक ऑक्सीजन के बारे में। किसने डिस्कवर किया, नेचुरल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल फॉर्म क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, और एप्लीकेशन क्या है। इसमें तो हाँ, ये डिस्कवरी पे एमसीक्यू आ सकता है आपको, ये सारी चीजें। हाँ, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फिजियोलॉजिकल रोल एंड एप्लीकेशन। फिजियोलॉजिकल रोल मतलब प्लांट में वो क्या करता है ना। और बात करें इसका यूज का, तो एप्लीकेशन कहाँ पे है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है आपका, ये है ग्रोथ को बढ़ाने वाला, तो ये क्या हो गया, ग्रोथ प्रमोटर हो गया, प्रमोटर। और ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ अगर हो रही है तो याद रखना हमेशा से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में एनलार्जमेंट नाम का शब्द दिखेगा हमेशा। तीनों भी आपके इसमें, तीनों भी ग्रोथ प्रमोटर में एनलार्जमेंट, क्योंकि सेल एनलार्ज होगी तभी तो ग्रोथ होगी ना। सेल डिवीजन इसमें दिखेगा आपको, ये देखो मल्टीप्लीकेशन दिखेगा, ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, देखो मल्टीप्लीकेशन, प्रमोट सेल डिवीजन, क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना भाई, यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बराबर। हाँ सर,
तो यही तो है, तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन है, सब कुछ एकदम आराम से पढ़ना है आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समय कम है हमारे पास, इसलिए पूरा मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। तो ये आपका पहला हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन देख लेना, आप पढ़ लेना, अच्छा बात है, सीधी है, इजी है। और फिर भी अगर इस चार्ट से कोई अगर सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं वहां पे आंसर करूंगा। तो ये तीसरा है साइटोकाइनिन, उसके बाद ये चौथा है इथिलीन, और ये पांचवा है एब्सिसिक एसिड। जो थ्योरी आपकी सिर दर्द कर देती थी, वो थ्योरी इजी फॉर्मेट में बना के डाल दिया। चलो अब देखेंगे अगला वाला पॉइंट, जो कि है फोटोपीरियोडिज्म। 5 हार्मोन्स खत्म। अब देखते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या है? फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म नाम में ही है इसके, क्या है नाम में? फोटो यानी कि, फोटो यानी कि आपका क्या है, ये है फोटो मतलब कि लाइट, और पीरियड मतलब कि क्या है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं? फोटो पीरियड कहते हैं। ये चीज आपने अपने दिमाग में फिट करनी है। फोटो पीरियड इट इज नथिंग बट द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्या होगा ये? ड्यूरेशन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑन द प्लांट। तो प्लांट के बॉडी के अंदर लाइट का क्या असर हो रहा है? बट लाइट का नहीं, लाइट की ड्यूरेशन का, मतलब लाइट के समय का, कितने समय तक लाइट है, कम समय तक है या फिर ज्यादा समय तक है, उसका प्लांट बॉडी पे क्या असर होता है, उसको ही हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। और दूसरा है टेम्परेचर, प्लांट के बॉडी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। दो भी चीजें, दोनों भी अच्छे से समझना है। व्हाट इज आपका फोटोपीरियडिज्म? इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑन द प्लांट बॉडी, टेम्परेचर, सॉरी वर्नलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्लांट बॉडी, है ना? हाँ। और जो आपका लाइट होता है वो जर्मिनेशन में सीड की मदद करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर मदद करता है प्लांट की, और आपका फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। ग्रोथ वेजिटेटिव भी है, रिप्रोडक्टिव भी है, हमेशा रखना। प्लांट के अंदर अगर प्लांट का जो है वो शेप बढ़ रहा है, प्लांट के अंदर अगर नंबर ऑफ लीव्स, पत्ते बढ़ रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, उसकी वेजिटेटिव पार्ट की ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स वहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, मतलब क्या कि वहां पर फ्लावर का स्ट्रक्चर बनना, वहां पर फ्लावर का डेवलपमेंट होना, वहां पर पॉलिनेशन होना, तो ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस है, तो वहां पर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, फ्लावर सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर हम वेजिटेटिव ग्रोथ की अगर बात करें, तो फिर उसका साइज शेप बढ़ना, है ना? तो ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना है अपने। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि लाइट के अंदर कौन कौन से फैक्टर है। इसमें 3 टाइप के प्लांट हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिवाइड किए हुए, 3 टाइप के प्लांट। पहला है आपका शॉर्ट डे प्लांट, उसका है लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट। बहुत सीधी बात है, ऐसे प्लांट जिसको जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो कैसा चाहिए? शॉर्ट चाहिए। ठीक है, यस सर, तो उसे ही हम कहेंगे आपका शॉर्ट डे प्लांट। These plant usually flower during the winter and late summer when the day length is shorter। तो ये शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए? डे की लेंथ शॉर्ट चाहिए, डे की लेंथ इसको शॉर्ट चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। तो ये हमारे ये विंटर के अंदर और लेट समर के अंदर, एक तो लेट समर में या फिर विंटर में ये फूल प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि विंटर में, है ना, विंटर जहाँ पे ठंड के समय पे, और समर जो होता है, जो धूपकाल है, उसके लास्ट में डे की लेंथ कम होती है। और डे की लेंथ कम है मतलब कम समय के लिए सूर्य है, सूर्य कम समय के लिए मतलब लाइट का ड्यूरेशन कम है। तो ऐसे प्लांट को ये शॉर्ट डे पीरियड चाहिए होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी। क्या बोलेंगे इसको? एसडीपी बोलेंगे, है ना? इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डहलिया, एस्टर, टोबैको, क्राइजोसैंथम। ठीक है, यस सर, एंड आपका कॉकलिवर। दीज आर दी प्लांट्स जिसको चाहिए ड्यूरेशन ऑफ जो लाइट है, फोटो पीरियड है, वो कम चाहिए, शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए, इसलिए इसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। दूसरा लॉन्ग डे प्लांट है, जिनको ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए फूलों को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो दे रिक्वायर्ड, यहां पर आप देख सकते हो, दे रिक्वायर्ड लार्जर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, और ड्यूरेशन ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं? फोटो पीरियड। तो इसको फोटो पीरियड क्या चाहिए? लार्जर चाहिए, फोटो पीरियड। ठीक है, खत्म। उसके बाद यहां पर अगेन इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो पी, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पेनिश, व्हीट एंड पॉपी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दी आपका लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट का एग्जांपल्स है। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट। अब ये डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे है, ये प्लांट को फोटो पीरियड का कोई टेंशन ही नहीं, फोटो पीरियड चाहिए कम हो,
मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहे कम हो, फोटो पीरियड अगर चाहे ज्यादा हो, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट अगर ज्यादा हो तो भी चलेगा। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में कभी भी फूल प्रोड्यूस करेंगे। फूल प्रोड्यूस करेंगे मतलब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फ्रूट्स बनेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। तो ये फूल ऐसे प्लांट है, ऐसे ये फूल नहीं सर, ये प्लांट है जो कभी भी थ्रू आउट द ईयर कभी भी फूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द फोटो पीरियड। तो इसलिए हम इसे डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। एग्जांपल याद रखना, कुकुम्बर, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, मेस एंड बाल्सम। नेक्स्ट ये जो है एक एक मार्क के लिए आपको आ सकता है, व्हाट इज फोटो पीरियड, व्हाट इज वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन को ही हम यारोवाइजेशन कहते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलो देखें फिर इसको, चलिए देखते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना है यहां पर। तो सबसे पहला है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम मतलब क्या? फाइटो मतलब हमेशा याद रखना है लीव्स, लीव्स या फिर प्लांट हम बोल सकते हैं इसको, और क्रोम मतलब कि पिगमेंट। तो पत्तों के ऊपर जो पिगमेंट होते हैं प्लांट के अंदर, उसे ही हम फाइटोक्रोम कहते हैं। जो यहां पर आप देख सकते हो, ये लाल लाल जो दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर दी नथिंग बट दी फाइटोक्रोम, दीज आर नथिंग बट दी फाइटोक्रोम। ये है आपका फाइटोक्रोम। ठीक है, लाइट रिसीविंग। सो दीज लीव्स, ओके, लीव्स पजेसेस मतलब कंटेंट, जिसके अंदर होता है, क्या होता है, लाइट रिसीविंग प्रोटेनियस पिगमेंट। प्रोटेनियस मतलब प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है, उसे ही हम फाइटोक्रोम कहते हैं। समझा? हाँ सर। तो ये 1 मार्क के लिए आ सकता है, ऐसा डायग्राम भी निकालोगे तो बहुत अच्छा, सही बात होगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे 1 मार्क का है, आपने अगर इतना भी लिख दिया तो भी 1 मार्क मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने डायग्राम निकाला ना तो उसको 1 मार्क्स कंफर्म कर दिया उसने। इधर थोड़ी सी इधर अगर डेफिनेशन कुछ वर्ड आगे पीछे भी हो गए, लेकिन ये अगर निकाला है उसने, ऐसा प्लांट निकाला, थोड़ा सा पत्ते के ऊपर दिखाया चीज को, जैसे कि यहाँ पर एरो करके फाइटोक्रोम्स, वो बहुत बढ़िया है, कंफर्म हो जाएंगे आपके मार्क्स। मतलब जो चेकर है उनको लगेगा कि ये दिमाग वाला लड़का है, ये पढ़ाई किया वाला लड़का है, ये होशियार लड़का है, 2 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं। ठीक है, होता है। वर्निलाइजेशन या फिर यारोवाइजेशन मीन्स टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, और टेम्परेचर एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंट के अंदर होता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है, कम ज्यादा करता है प्रोसेसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को प्लांट के बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर है, इसमें 3 कंडीशंस होती है। टेम्परेचर में 3 टाइप का टेम्परेचर हो सकता है, एक मिनिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम मतलब कि नॉर्मल, और एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। अगर लो टेम्परेचर हो तो याद रखना चिलिंग मतलब ठंडा, जिससे क्या होता है, अर्ली फ्लावरिंग होती है, हमेशा याद रखना। अगर ठंडा टेम्परेचर अगर रहा तो फ्लावरिंग अर्ली हो जाएगी। कौन से प्लांट के अंदर? ये किसने एविडेंस किया? सबसे पहले किसने एविडेंस किया, पुरावा दिया इसका? क्लिपर्ट नाम के साइंटिस्ट ने, क्लिपर्ट 1918 में। और आपका याद रखना ये कोवार्ड। ठीक है, तो ये 2 साइंटिस्ट ने बताया कि अगर टेम्परेचर कम अगर हो, नॉर्मल से कम हो, तो फ्लावर जल्दी आते हैं, ये बताया इन्होंने, इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग। उसके बाद यहां पर वर्निलाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्निलाइजेशन मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्लांट बॉडी, जो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ाना, क्या, एबिलिटी ऑफ फ्लावर, फूल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी प्लांट की बढ़ा देता है टेम्परेचर, है ना, बाय द चिलिंग ट्रीटमेंट, टेम्परेचर कम करने से। एंड द टर्म वर्निलाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय टी.डी. लेसेनको। टी.डी. लेसेनको ने ये टर्म कॉइन किया वर्निलाइजेशन की, एंड फॉर द इफेक्ट ऑफ द लो टेम्परेचर ऑन द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स बॉडी। तो प्लांट बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर कम हो तो फ्लावर जल्दी आते हैं, और ये टर्म किसने कॉइन की? टी.डी. लेसेनको। यहाँ पर एमसीक्यू भी बन सकता है आपको ज्यादातर, ये कि किसने एविडेंस किया कि कम टेम्परेचर में फूल आते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम, ये यहाँ पर एक बन सकता है एमसीक्यू। और यहाँ पर ये वाला भी, जिसमें कि इसको किसने कॉइन किया, तो यहाँ पर भी एमसीक्यू बन सकता है। तो याद रखना अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पर कोल्ड ट्रीटमेंट उसे ही कहते हैं जहां पर टेम्परेचर घटा देना, प्लांट के अंदर फूल जल्दी से आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट में मिनरल न्यूट्रिशन देखते हैं अभी हम। मिनरल न्यूट्रिशन, ये मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? तो चलो फिर देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट्स नीड्स न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, किसके लिए चाहिए? ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? तो ऑर्गेनिक फूड को बनाने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या चाहिए? मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए, उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। मिनरल्स आर दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में होते हैं। अब इनऑर्गेनिक मतलब क्या कि जिसके अंदर कार्बन
एंड कार्बन कंपाउंड नहीं होते, उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। जिसके अंदर कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स और कार्बन के साथ अदर एलिमेंट जब कंबाइन हो जाते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, वो इसमें नहीं होते, इसलिए वो इनऑर्गेनिक कहलाता है, कार्बन को छोड़ के। ठीक है, अबाउट कितना 36 से 40 एलिमेंट जो है वो प्लांट बॉडी में रहते हैं, प्लांट को चाहिए होते हैं, और ये सारे के सारे मिनरल चाहिए होते हैं आयोनिक फॉर्म में, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके मेनली। और वो कहां से एब्जॉर्ब करता है? रूट से एब्जॉर्ब करता है प्लांट बॉडी। क्या यहां तक समझा? बिल्कुल। तो कार्बन जो होता है वो CO2 से मिल जाता है एयर में, किसको? प्लांट को। हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर से मिलता है प्लांट को, और जो आपका ऑक्सीजन है वो एयर से एंड वाटर से अगेन मिलता है। ये चीज याद रखना है कि आपको प्लांट के अंदर कार्बन कहां से मिलता है, पहली चीज तो कार्बन कहां से मिलेगा, हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, और आपका ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? CHO, क्या बोलते हैं इसको? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। CHO बराबर, समझा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर नॉट मिनरल्स, दीज आर नॉट मिनरल्स, दीज आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, दीज आर नॉट मिनरल्स, दीज आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स आयोनिक फॉर्म में जो मिलते हैं सॉइल के अंदर, जो होते हैं आयोनिक फॉर्म में, वो होते हैं मिनरल्स। और मिनरल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं, मतलब कि फूड देते हैं, किसको? प्लांट को। ठीक है, हाँ, अपने दिमाग में कंसेप्ट फिट कर लो, एक बार कंसेप्ट फिट हो गया तो समझ जाना, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखो, क्लासिफिकेशन दो है मिनरल्स का। क्या कर रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दो है, एक इसेंशियल एलिमेंट एंड नॉन इसेंशियल, नाम में ही है, जो प्लांट को उसके जिंदगी में चाहिए, मतलब चाहिए, वो है इसेंशियल एलिमेंट, और दूसरा है नॉन इसेंशियल, मतलब जो नहीं भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, तो ये है नॉन इसेंशियल। ठीक है, यस सर। एग्जांपल देखो, CHONP, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स। और बाकी अदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, दीज आर दी फॉस्फोरस जो है आपका यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर सल्फर, नाइट्रोजन, वो सब कुछ क्या है? नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, कहीं पे भी गए हम, कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर, या फिर पूरे जीवन में हमें वो चाहिए हमारे साथ, तो वो इसेंशियल। और कुछ ऐसे होते हैं रिलेटिव्स जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो नॉन इसेंशियल। ठीक है, चलो, बेस्ड ऑन दी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, कितने क्वांटिटी में चाहिए उसके हिसाब से भी दो टाइप इसके पड़ते हैं मिनरल्स के। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो। देखो, मैक्रो मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो, MSCRO, और माइक्रो आई, जिसमें आई है छोटा, माइक्रो, जो कम रिक्वायरमेंट में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए। यहां पर लार्ज क्वांटिटी है, यहां पर कम क्वांटिटी। ट्रेस मतलब कि कम क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, तो वो आपका हो जाएगा माइक्रो एलिमेंट, ये हो जाएगा मैक्रो एलिमेंट। एग्जांपल्स आपके सामने है, याद कर लेना, 1 मार्क के लिए आ सकता है, 1 सेंटेंस का सवाल, या फिर MCQ बन सकता है, MCQ या फिर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है मिनरल डिफिशियंसी। ठीक है, एक 3-4 स्लाइड और बची हुई है, फिर आपका चैप्टर खत्म है। आप मिनरल डिफिशियंसी की बात करते हैं। मिनरल डिफिशियंसी मतलब क्या? कि प्लांट के अंदर जो मिनरल्स है उसकी डिफिशियंसी होगी। डिफिशियंसी मतलब क्या? कम कम पड़ गए, कमतरता, मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणतो कमतरता। प्लांट के अंदर कमतरता पड़ गई, मिनरल्स की कमतरता पड़ गई, किसकी? मिनरल्स की। ठीक है, तो क्या होगा? प्लांट कैसे सिम्टम्स, लक्षण दिखाएगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो डिफिशियंसी कब होती है? जब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से वो कम हो। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि नॉर्मल लेवल से जब क्वांटिटी कम हो तो उसे हम डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी है नॉर्मल, ये नॉर्मल से जब कम हो मिनरल्स, तो हो गए डिफिशियंसी। नॉर्मल से ज्यादा भी नहीं चाहिए, नॉर्मल से कम भी नहीं चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए हमेशा। वो चीज आपके दिमाग में फिट करनी है, वो है डिफिशियंसी। अब ये कॉजेज एबनॉर्मल ग्रोथ, अगर डिफिशियंसी हो गया तो जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाएगी और जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी प्रोसेस जो है वो अपने को अपने अच्छे से क्लियरली समझने पड़ेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने डिफिशियंसी और ये मिनरल्स जो है वो अच्छे से अभी समझ लिए हमने क्या होता है। डिफिशियंसी क्या होना, मतलब नॉर्मल लेवल से जब मिनरल्स कम हो जाते हैं तब डिफिशियंसी होता है। और मिनरल्स क्या होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है प्लांट बॉडी में, वो भी हमने समझ लिए है। अब थोड़ा सा कॉमन हम डिफिशियंसी के सिम्टम्स देखते हैं। क्या होता है कि अगर डिफिशियंसी हो गया तो प्लांट में सिम्टम यानी कि लक्षण कैसे दिखेंगे प्लांट के अंदर, लक्षण कैसे दिखेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले स्टंटिंग। अब इसमें सिम्टम्स जो है उसके ऊपर 4 प्रोसेस है, एक स्टंटिंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, मॉटलिंग एंड एब्सेशन। सो दीज आर दी सिम्टम्स जो दिखते हैं जब प्लांट में मिनरल्स कम हो जाते हैं। मिनरल्स कम हो जाने तो प्लांट क्या करता है, दिखाता है। जैसे कोई अगर बच्चा है उसको खाना नहीं मिल गया तो उसकी बॉडी कैसे हो जाएगी, ऐसी एकदम ऐसा वीक हो जाएगा वो। तो बॉडी दिखा रही है कि इसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इसको अच्छे से, तो बॉडी में इफेक्ट दिखता है, तो उसे ही हम सिम्टम्स कहते हैं। तो इस पे ना सवाल आया था, 4 बेस सवाल आया था 2023 में, ठीक है, 23 या फिर 24 में। तो याद रखना, या इस साल भी आ सकते हैं, फिर इनसे भी बन सकता है। स्टंटिंग मतलब कि जिसमें प्लांट की ग्रोथ शॉर्ट है और ग्रोथ रुक गई है, उसे स्टंटिंग कहते हैं, उस सिम्टम को। क्लोरोसिस जिसमें लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर ना येलो येलो पीले पीले धब्बे दिखते हैं, वो हो गया आपका क्लोरोसिस। नेक्रोसिस जिसमें जो लीफ है, पत्ता है, लीफ का जो टिश्यू है, पत्ता ब्रेक हो जाता है, पत्तों के ऊपर यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं, पत्ता ब्रेक हो जाना। मॉटलिंग मतलब ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस दिखते हैं पत्तों के ऊपर प्लांट के अंदर। और एब्सेशन मतलब कि जो फूल है या फिर फ्रूट है, फल या फिर फूल, वो जल्दी ही गिर जाना मैच्योर होने से पहले ही। तो ये है 1 2 3 4 5 सिम्टम। तो मुझे आप बताना, ये पत्ता है प्लांट का, तो इस पत्ते पे आपको क्या दिख रहा है, कौन से टाइप का डिफिशियंसी सिम्टम आपको यहां पे दिख रहा है, बताओ। ठीक है, कमेंट करना है आपको इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। बाद में जब आप रिकॉर्डेड में इसको देखोगे तो आपने कमेंट करना है और बताना है कि क्या हो रहा है इधर, किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। तो देखो सबसे पहली तो जो ग्रोथ है वो रिटार्ड, रुक चुकी है। ऐसा है क्या प्लांट की ग्रोथ दिख रही है कि इसमें नहीं दिख रही, तो ये स्टंटिंग हो ही नहीं सकता। दूसरा एब्सेशन हो सकता है क्या, फूल और फ्लावर जल्दी गिर जाना, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो दिख नहीं रहे फल फूल गिरना, है क्या। उसके बाद यहां पर क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स येलो दिख रहे हैं क्या, नहीं ग्रीन ग्रीन है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्रोसिस मतलब पत्ता ब्रेक हो जाना, बीच बीच में खड्डे पड़ जाना पत्तों के ऊपर, पूरा खराब हो जाना पत्ता, नहीं वो भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें एक ही दिख रहा है, वो क्या है, मॉटलिंग मतलब कि यहां पर ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस दिख रहे थे, वो ग्रीन पैचेस और नॉन ग्रीन धब्बे दिख रहे इस फूल ये अपने पत्तों के ऊपर। हाँ, तो याद रखना ये है मॉटलिंग आपका। तो मॉटलिंग ही यहां पर आपको करेक्ट बताना पड़ेगा। तो मॉटलिंग नाम का सिम्टम ये पत्ता दिखा रहा है जो हमने इमेज में लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो आपका मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। मिनरल साल्ट कैसे एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, देखो मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं और वो चार्ज आयंस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला मिनरल्स क्या होते हैं, आयोनिक फॉर्म में होते हैं, जो प्लांट को चाहिए, जो सॉइल से मिलते हैं, जो प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, बराबर। न्यूट्रिशन खाना होता है प्लांट का, न्यूट्रिशन होता है मतलब कि ऑर्गेनिक फूड है प्लांट का, बराबर। बिल्कुल सर। तो देखो फिर कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे आपको पता है पैसा जो है वो 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। यहां पर भी वैसा ही है। अब ये जो आयनिक चार्जेस होंगे या फिर चार्ज आयन होंगे सॉइल के अंदर, जो मिनरल्स होंगे, ये डायरेक्टली आपका सेल मेम्ब्रेन से जा नहीं सकते, इसलिए इसको 2 प्रकार से एब्जॉर्ब किया जाता है, 2 मेथड से एब्जॉर्ब किया जाता है। एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि पैसा 2 वे से कमाया जा सकता है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब मैं गधे जैसे मेहनत कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं। पैसिव इनकम मतलब एक बार मैंने काम कर दिया, वो चल रहा है और मुझे पैसा मिल रहा है, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, जो अपने आप होगा वो पैसिव, और एक्टिव मेहनत करके किया हुआ पैसा, है ना। अब यहां पर भी वैसा ही है, पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसमें मेहनत नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी। इसमें जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मेहनत होगी, मेहनत होगी, ठीक है। चलो अब जैसे पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होगा वो, जैसे कि आपको पता है कि इन लीव अपना रूट से पेड़ के ऊपर, जो ऊपर पेड़ है हमारा, ये पेड़ के अंदर क्या आ रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है, हाँ या ना, हाँ सर, न्यूट्रिशन ऊपर आ रहा है। और पानी आ रहा है, उसकी पानी आ रहा है, सपोज कर लेते याद हम, पानी आ रहा है। और पानी जब आ रहा है तो पानी के साथ साथ क्या आ रहे,
मिनरल्स भी आ रहे हैं, तो उसके साथ ही आ रहे हो, कुछ अलग से एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन करते हैं। और यहां पर एटीपी, एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, एटीपी नहीं चाहिए। और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो रही है, डिफ्यूजन मतलब आपको पता है रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब मूवमेंट होती है किसी आयन एटम या फिर मॉलिक्यूल की, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये शॉर्टकट में लिखा मैंने ना, ऐसा एग्जाम में मत लिख देना। चलिए, अब ये जो होगा, ये आयन एक्सचेंज, मास फ्लो एंड डोनेन इक्विलिब्रियम, ये तीन मेथड्स है, याद रखना। आयन एक्सचेंज, मास फ्लो एंड डोनेन इक्विलिब्रियम, ये तीन प्रोसेसेस होते हैं, सब प्रोसेसेस जो इस पैसिव एब्जॉर्प्शन में होते हैं, और जिसके वजह से बिना एनर्जी खर्च करते हुए सॉइल के अंदर के मिनरल जो है वो रूट के द्वारा प्लांट बॉडी में आते हैं। दूसरा एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन में याद रखना, मिनरल्स मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि ये जो है वो लो टू हाई मूव होंगे, इसमें जो मूव होंगे वो लो टू हाई होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। यहां पर मूवमेंट कैसे हो रही थी, डिफ्यूजन से हो रही थी, मतलब कि हायर से लोअर की तरफ हो रही थी। मतलब ये क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अलोंग द ग्रेडियंट, जैसा ग्रेडियंट है उसी के हिसाब से ये हुआ ट्रांसपोर्ट, वैसे ही गेन हुआ मिनरल्स। बट यहां पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, और जब लो टू हाई जब आप जाते हो, जब मिनरल जाते हैं, तब वहां पे एनर्जी खर्च करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं गया नदी के अंदर, और नदी के अंदर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था, और जो पानी जिस बहाव में बह रहा है, मैं भी उस बहाव में बह रहा हूं, मुझे एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बह रहा हूं। दूसरा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या कि पानी जा रहा है इस तरफ, मैं आ रहा हूं इस तरफ, तो पानी इधर से, मैं इधर से, मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, स्पीड कम हो जाएगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यहीं पर वैसा ही हो रहा है कि आपका जो मिनरल्स है वो लो टू हाई जा रहा है, जिसके कारण यहां पर एनर्जी लगती है, एटीपी लगता है, और ये एनर्जी जो एटीपी है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलती है। यहां पर जो फुकट में काम हो रहा है वो किससे हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है ना। इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, एक्टिव एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं है मतलब रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी, और एटीपी अगर नहीं बना तो मुझे आप बताओ, एटीपी अगर नहीं बना, एनर्जी नहीं बनेगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन के लिए तो एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए रेस्पिरेशन चाहिए, और रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हा, क्या पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, मिनरल्स मूव फ्रॉम रूट हेयर, कॉर्टेक्स एंड जाइलम। सबसे पहले याद रखना, कुछ भी जो चीज आती है प्लांट के अंदर वो सबसे पहले रूट हेयर में आती है, उसके बाद रूट में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बाद हमारा ये वाला एक प्रोसेस है, ये वाला पेज और ये वाला पेज, फिर हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आई थिंक 10 मिनट में हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ये आपको 2 मार्क के लिए आ सकती है बोर्ड एग्जाम के अंदर, 2 मार्क्स। नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल किसको कहते हैं हम, जो ए से चालू हो, बी पे जाए, बी से सी पे जाए, और सी से फिर से ए, तो ऐसा साइकिल, तो इसे तो साइकिल कहते हैं, बार बार होने वाले। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर 2 में पढ़ा है आपने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, फीमेल के अंदर जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 28 दिन के अंदर रिपीट होती रहती है। वैसे ही यहां पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, ये भी आपकी यहां पर रिपीट होती रहती है। कैसे सर, तो देखो, तो याद रखना एटमॉस्फेयर में होता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, क्या है, नाइट्रोजन है। अभी जो नाइट्रोजन है ना वो प्लांट यूज नहीं कर सकते, उसको करना पड़ता है कन्वर्ट, और कन्वर्ट करना पड़ता है NH3 में। ठीक है, अमोनिया, पहले तो ये अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, तो जो प्लांट जो है वो फ्री नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, तो फिर नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन होता है, मतलब नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन कौन करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट, तो हमेशा याद रखना आपके नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया करते हैं। तो ये नाइट्रोजन है बट इट इज नॉट यूजेबल फॉर द प्लांट बॉडी, फॉर द एनिमल्स, तो ये पहले जाएगा, पहले बनेगा वो 2 फॉर्म में, उसको बोलेंगे हम नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। तो चीजों को समझना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि क्या, कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना, किधर लिखूं मैं, चलो इधर लिखता हूं, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या, कि नाइट्रोजन को जो है हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में,
मतलब कि दीज आर दी यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो प्लांट को चाहिए। दीज आर नथिंग बट दी यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल यूजेबल और नॉन यूजेबल क्या होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं आप डायरेक्टली खाते हो क्या? जैसे हमने गेहूं ले लिया और चबा चबा के खा गए, काम खत्म, नहीं, वो यूजेबल फॉर्म नहीं है। गेहूं तो हम खाते हैं बट वो यूजेबल फॉर्म नहीं है। उसकी हम क्या बनाते हैं, उसका हम चक्की में उसको पीसते हैं, उसके बाद उसकी रोटी बनाते हैं, उसको खाते हैं। वो चीज याद रखना है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन डायरेक्टली खाता नहीं है ये प्लांट, ये बहुत बहुत नखरे करता है। इसको चाहिए ये नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में, तो उसको ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें ये फिक्स किया जाता है। और इसको फिक्स कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। और जिसके अंदर याद रखना हमेशा आपको कि ये जो है वो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जब यहां तक वो आया, तो फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स ये दोनों भी क्या हुए? असिमुलेट हुए। असिमुलेट हुए मतलब याद रखना यूज किए गए, यूज हुआ। और किसने यूज किया? प्लांट ने। तो प्लांट के अंदर ये आ गया। फिर प्लांट को ये अंदर आने के बाद ये प्लांट को कौन खाएगा? ये अपना घोड़ा खाएगा। तो घोड़ा खाएगा तो घोड़ा पॉटी करेगा फिर बाद में। तो फिर क्या हुआ? नाइट्रोजन जो है वो फिर से क्या हुआ? आपके एनवायरमेंट में ये जा रहा है। ठीक है, यहां से भी दूसरी चीज क्या है कि ये जो नाइट्राइट है, नाइट्रेट बनाए ना, नाइट्राइट, तो ये यहां पर फिर से इसको याद रखना है। ऐसे बैक्टीरिया होता है जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या? जैसे नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नाइट्रिफिकेशन, दूसरा है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, हाँ सर। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ? N2 जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मतलब NO3 एंड NO2 में कन्वर्ट हुआ। और जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये क्या करता है? NO2 या फिर NO3 को अगेन वो नाइट्राइट के फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो यहां पर सिंपल चीज है, एक ही मैं आपको बताता हूं। यहां पर नाइट्रोजन है, उसका क्या हुआ? यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, मतलब कि नाइट्रिफिकेशन हुआ ये वाला। ठीक है, और नाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर यहां से उसका अगेन हुआ डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या? कि वो नाइट्रोजन से फिर वो यूजेबल फॉर्म, देखो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ? नाइट्रेट से अगेन नाइट्रोजन बन गया। तो ये देखो, ये नाइट्रोजन से ये नाइट्रेट से अगेन नाइट्रोजन, प्रोसेस कौन सी हुई यहाँ पे? डीनाइट्रिफिकेशन। और यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन। तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर से सॉइल में, सॉइल से एटमॉस्फेयर में, जियोस्फीयर में ऐसा घूम रहा है ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। तो ये साइकिल की तरह है, इसलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले भी बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं। ये चीज आपको समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अभी हमने पढ़ा वही थोड़ा सा देखेंगे, और कुछ छोटी अभी कंसेप्ट से 2 ही पेज बाकी है। और ये जो आगे हम इस वाले पेज पे, ये पेज नंबर 26 है, इसके बाद का जो 27 पेज नंबर होगा, दोनों पेज पे जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो 1-1 मार्क के लिए आने की संभावना है, 2 मार्क के लिए नहीं आएंगे। अगर 2 मार्क के लिए आए तो 2 कदाचित पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो एक एक देखते हैं, धीरे धीरे से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखना, सबसे पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या? अभी पढ़ाया मैंने आपको। एटमॉस्फेयर का जो N2 है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। यूजेबल फॉर्म मींस नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप से नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है यहां पर मेनली। एक फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल में फिजिक्स की चीजें यूज हो रही है, फिजिकल चीजें हो रही है, जैसे कि लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, NO। ठीक है, NO2। ठीक है, तो उसके बाद वो HNO2 में कन्वर्ट होता है, फिर HNO3 में कन्वर्ट होता है, और दीज आर नथिंग बट द नाइट्रेट्स इन द सॉइल। तो ये हो गया बिजली के कड़कने से, इसलिए इसको फिजिकल फिक्सेशन कहते हैं। फिक्स हुआ मतलब नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बट बिजली के कड़कने से। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, और इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस यूज की जाती है, उसे बोलते हैं हम हैबर-बोश प्रोसेस। हैबर-बोश प्रोसेस कहां पे यूज की जाती है? अगर सवाल आया MCQ में तो आंसर होना चाहिए इंडस्ट्रियल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। और इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हम हाई टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके फिक्स कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ नहीं, सीधी बात है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ऐड किया जाता है, जिससे अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया से फिर बाद में ये नाइट्रेट आयंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें कोई तो चीज, कोई लिविंग चीज यूज हो रही है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर यूज हो रहा है। बैक्टीरिया, जैसे कि यहां पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यूज होते हैं, एग्जांपल है राइजोबियम एनाबियना। ठीक है, वो एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी यूज करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब नाइट्रिफिकेशन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इसको हम नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं, इसके ही अपोजिट ये चीज है, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट बाय द सॉइल बैक्टीरिया। जैसे कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में यहां पे अमोनिया बना था, इस अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, ये तो समझ में आ गया ना सबको, मैं यहां पे टिक करता हूं। अब मैं बताता हूं आपको नाइट्रिफिकेशन क्या है। नाइट्रिफिकेशन कुछ नहीं है, नाइट्रिफिकेशन सिंपल है, अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस। देखो, नाइट्रो अमोनिया टू नाइट्रेट, यस, तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस क्या हो गई, नाइट्रिफिकेशन हो गई। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, अमोनिया जो था हमारा ये NH4, ठीक है, NH3, ठीक है, ये NO2 है वैसे तो, बट यहां पर अगर हम देखेंगे तो डीनाइट्रिफिकेशन, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, वो अगेन उसको डीनाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन दोनों प्रोसेस अलग है। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन ये कंप्लीटली अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर जो हुई थी प्रोसेस, ये वाली मैंने यहां पे जो आपको बताई थी, ये डीनाइट्रिफिकेशन थी, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, यस, तो ये नाइट्रिफिकेशन है, इसके अपोजिट काम करती है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या करती है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है, और डीनाइट्रिफिकेशन क्या करेगी, नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करेगी। बात खत्म है, सीधी बात। तो नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोसोमैनस और नाइट्रोबैक्टर ये बैक्टीरिया यूज होते हैं। अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये थोड़ा अलग है। सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है, ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो आपके रूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल फैमिलीज के अंदर ये रूट के ऊपर नोड्यूल बनाते हैं, जिसकी मदद से रूट और ये बैक्टीरिया दोनों आपस में काम करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसलिए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अमोनिफिकेशन यानी क्या, अमोनिफिकेशन मतलब कि जो डेड पार्ट है प्लांट के, जो मरे हुए प्लांट है, एनिमल्स है, उनके ऑर्गेनिक मैटर को, क्योंकि उसकी बॉडी ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, उस ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में कन्वर्ट करना, मतलब ही अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद पांचवा है नाइट्रोजन असिमिलेशन, नाम में है असिमिलेशन, मतलब कभी भी याद रखना, यूज हो गया या फिर बॉडी को लगना, जैसे हमने कुछ चीज खाई, उसका न्यूट्रिशन हमें असिमिलेट हो गया, असिमिलेट मतलब हमारे सेल में चला गया, यूज हो गया, काम में आ गया, तो वो असिमिलेशन है। तो अपटेक ऑफ NO2, Na3 और NH4 बाय द प्लांट जब इसको यूज करते हैं उसे तो असिमिलेशन कहते हैं। चलो, उसके बाद है अमाइनो एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड बनना। अब ये क्यों किया जाता है, इसका यूज क्या है, याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसको जमा करके रखते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में वो काम आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए काम आते हैं, इसलिए उसको अमाइनो एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड बनाए जाते हैं। और ये किससे बनाए जाते हैं, अमोनिया से। जब अमोनिया से अमाइनो एसिड्स बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को अमाइनो एसिड सिंथेसिस कहा जाता है। और इधर प्रोसेस होती है रिडक्टिव अमाइनेशन, जिसमें अल्फा ग्लूटाबुटारेट NH4 के अंदर ऐड होता है और जिससे ग्लूटामिक एसिड बनता है। ग्लूटामिक एसिड इज नथिंग बट द अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड जिस प्रोसेस में बनता है अमोनिया से, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। और अमाइनो एसिड क्यों बनाने हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ में ये चाहिए होते हैं प्लांट को। दूसरा देखो, ट्रांस अमाइनेशन, ट्रांस मतलब चेंज और अमाइनेशन मतलब क्या, कि जब अमाइनो एसिड जो है वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चला जाता है, उसे ट्रांस अमाइनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो आपका एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, इसको ही बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन, अमाइनो एसिड एक दूसरे में चेंज हो जाता है। अब इसका यूज क्या है, इससे क्या होता है कि एक न्यू अमाइनो एसिड हम बना सकते हैं इंटर कन्वर्जन से। चलो, नेक्स्ट है अमाइड फॉर्मेशन, जिसको ही अमाइडेशन कहते हैं। अमोनिया जब कंबाइन हो जाता है अमाइनो एसिड्स के साथ, तब अमाइड्स बनते हैं, और अमाइड्स फॉर्म करने की प्रोसेस ही अमाइडेशन होगी। एग्जांपल ग्लूटामाइन एंड एस्पेरागाइन, दीज आर द अमाइड्स। और अमाइड्स कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स को जब हम अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं।
इसका क्या यूज है, इससे क्या होता है, सेफ स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं एक्सेस ऑफ अमोनिया प्लांट्स के अंदर, अमाइड्स बना के उसको ट्रांसफर करेंगे, अमाइनो एसिड को अमोनिया के साथ कंबाइन करके अमाइड्स बनाएंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। चलो डीनाइट्रिफिकेशन तो मैंने पहले ही समझा दिया, नाइट्रिफिकेशन मतलब कि अमोनिया से नाइट्रेट बनना, और डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट से क्या बनना, अमोनिया बनना। ठीक है यस सर, ये डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनना, खत्म। हाँ, इसमें भी बैक्टीरिया है, सूडोसोमोनास, बैसिलस, पैराकोकस। तो याद रखना है कौन से बैक्टीरिया कौन से प्रोसेस में यूज होते हैं। लास्ट में है सेडिमेंटेशन, जो नाइट्रेट्स है वो समंदर में चले जाना पूरा, एक तो समंदर में चले जाना या फिर सॉइल के अंदर अंदर धस जाना पूरा, लीच मतलब पूरे अंदर एब्जॉर्ब हो गए सॉइल में। तो एक तो सी में समंदर में चले जाना या फिर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, जिससे क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो होता है वो नाइट्रेट का हो जाता है सॉइल के अंदर, और फिर नाइट्रोजन साइकिल में वो काम में आता है। क्योंकि हमारे इस अर्थ के ऊपर सारे साइकिल अच्छे से चलने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस अच्छे से समझ लिए है आज के इस लेक्चर में, पूरा अच्छे से हमने चैप्टर 7 को समझा है। इतने अच्छे से, इतने डेडिकेशन से, इतने प्यार से आपने ये लेक्चर पढ़ते वक्त नहीं देखा होगा, पढ़ाते वक्त भी नहीं देखा होगा किसी को, क्योंकि मुझे टीचिंग में प्यार है और आप सबको प्यार करा के रहूंगा मैं, किसके साथ, बायो के साथ। ठीक है, चलिए फिर वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना है, सौरव सर की मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो सौरव सर को लाइक करना है, फॉलो करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।